आए दिन अखबार और टीवी चैनल्स में कैश मिलने की सुर्खियां छाई रहती हैं। कभी किसी ब्यूरोक्रेट्स के घर से कैश पकड़ा जाता है, कभी किसी नेता के घर से, और अब तो हद हो गई कि जज के घर से भी कैश मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में भारी मात्रा में कैश मिला और इसका पता तब चला जब उनके घर में आग लग गई। अगर यह आग नहीं लगी होती तो इस बात का पता तक नहीं चलता कि जस्टिस वर्मा के घर में इतना कैश है। इस घटना के दौरान वो शहर से बाहर थे। आग लगने पर परिवार के सदस्यों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को इसकी जानकारी दी। आग बुझाने पहुंची टीम को वहां भारी मात्रा में कैश मिला। आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। जब कैश की खबर सामने आई तो एक बार फिर दिल्ली के लुटियंस में हलचल तेज हो गई। सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में जस्टिस वर्मा के घर कैश कहां से आया। अचानक कैश की खबर ने दिल्ली से लेकर प्रयागराज तक हड़कंप मचा दिया। सूत्रों के मुताबिक जब सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना को इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने कॉलेजियम की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। इसके बाद खबर है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस वर्मा को ट्रांसफर करके उनके मूल कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजने की सिफारिश की। इस घटना ने न्यायालय के प्रति आम आदमी के सोच में भी बदलाव ला दिया है, क्योंकि कोर्ट ही वो अंतिम द्वार है जहां आम लोगों को न्याय की उम्मीद नजर आती है। लेकिन अगर वह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि आम आदमी सबसे आखिरी द्वार जिसको उम्मीद की किरण नजर आती है तो वो कोर्ट होता है। बड़ी मात्रा में कैश मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कुछ सदस्यों का सुझाव था कि जस्टिस वर्मा से इस्तीफा मांग लेना चाहिए, यानी उनको इस्तीफा देने के लिए विवश कर देना चाहिए। अगर वे इनकार करते हैं तो संसद में उन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। ये कॉलेजियम के मेंबर्स की डिमांड थी। सूत्रों के मुताबिक ट्रांसफर की सिफारिश के साथ उनके खिलाफ जांच और महाभियोग की प्रक्रिया तक चलाए जाने की चर्चा है। लेकिन सवाल है कि यह महाभियोग होता क्या है। अब हम आपको समझाते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं कि हाईकोर्ट के जज को कैसे हटाया जाता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संबंधित जज से जवाब मांगते हैं। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इंटरनल जांच कमेटी बनाई जाती है, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जज होते हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर चीफ जस्टिस उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं। अगर इस्तीफा नहीं देने की स्थिति में, और यह भी समझ लीजिए कि अगर जज को कहा जाता है, दोषी जज को कहा जाता है कि इस्तीफा दे दो और वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे। इस्तीफा नहीं देने के हालात में चीफ जस्टिस सरकार को उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश करते हैं और महाभियोग के द्वारा ही उस करप्ट जज को हटाया जा सकता है। जस्टिस वर्मा के मामले को लेकर कांग्रेस भी आक्रामक है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस मुद्दे को सदन में उठाते हुए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर चर्चा की मांग की। राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और वह इस मुद्दे पर एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन जरूर करवाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी जस के तस हैं। इस तरह के मामले पर जो कार्रवाई होती है उसमें पारदर्शिता का अभाव दिखता है और यही कारण है कि भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई होने के बाद भी इसमें कमी आते दिखाई नहीं पड़ती। घर में भारी मात्रा में कैश मिलने के बाद यह कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे में एक क्वेश्चन यह भी है कि अगर कोई शख्स घर में कितना कैश रख सकता है, इसका क्या आपको जानकारी है। जानकार कहते हैं घर में कितना कैश रखें, इसको लेकर इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रावधान नहीं। कोई भी शख्स घर या ऑफिस में कितना भी कैश रख सकता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उसका सोर्स स्पष्ट होना चाहिए। मतलब पता होना चाहिए कि यह कैश कहां से आया है, वो धन कहां से आया है। इसकी जानकारी स्पष्ट तौर पर आपके पास होनी चाहिए। इसकी जानकारी सोर्स के साथ ITR में देनी होगी। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि सारी नकदी अधिकृत स्रोतों से आए और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। अगर कोई शख्स यह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है कि उसके पास इतना टैक्स कहां से आया तो उसे अघोषित कैश में गिना जाएगा
और उस पर 78% की दर से टैक्स लगाया जाएगा। इसमें 60% टैक्स रेट, 25% सरचार्ज और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाता है। इनकम टैक्स 1961 सेक्शन 270A कहता है कि कम आय रिपोर्ट करने पर जुर्माना दे कुल कर का, मतलब जितना टैक्स आपका बन रहा है उसका 200% तक हो सकता है जुर्माना। ब्लैक मनी एक्ट 2015 में जानबूझकर टैक्स चोरी करने पर जुर्माने के साथ साथ 3 से 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा का भी प्रावधान किया गया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो इसमें आने वाला पैसे का कैश बुक से मेल होना चाहिए। यहाँ तक कि गैर व्यावसायिक लोगों के लिए भी ऐसी नकदी के स्रोत स्पष्ट रखना अनिवार्य है। यह बैंक से निकाली गई कैश या अन्य स्रोतों से प्राप्त नकद रसीदें भी हो सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि न तो कर कानून और न ही आरबीआई के नियमों में आपके पास रखी जाने वाली नकदी की मात्रा पर कोई प्रतिबंध है। हालांकि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। कैश को लेकर होने वाली समस्याओं से बचने के लिए जरूरी है कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन किए जाए, सभी लेन देन स्पष्ट हों और कर विनियमों का पालन किया जाए, यानी जो टैक्स से संबंधित जो नियम हैं, जो रूल हैं, उसका अनुपालन होना मस्ट है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें और इसकी समीक्षा करते रहें। कैश रखने को लेकर किसी भी तरह की कोई चिंता हो तो टैक्स एक्सपर्ट से बात करें। ऐसे में यह सवाल है कि क्या कोई व्यक्ति कितना भी कैश रख ले और भ्रष्टाचार की नींव पर वो महल बनाता रहे, तो क्या इस देश को फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपकी चोरी से आप तो बड़े बन रहे हैं, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है, सरकार की अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है। जो पैसा सरकार के खाते में जाना चाहिए था, वो पैसा आपने बंद करके अपने घर की तिजोरी में रखा है। इसलिए फ़र्क तो पड़ता है साहब, और फ़र्क तो पड़ता है जज साहब, जब अगर वो कैश भले ही आपके ही घर में क्यों न मिले, आपके ही बेडरूम में क्यों न मिले, क्योंकि आम आदमी को आपसे बड़ी उम्मीदें होती हैं, और अगर जब उम्मीद टूटती है तो निराशा हाथ लगती है। इसलिए फ़र्क पड़ता है। कैसे लगी आपको यह वीडियो, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जल्द ही मिलते हैं एक नए एपिसोड में।